हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले 7th पेपर के लिए आज हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका। भारत में संघीय कार्यपालिका में सर्वप्रथम नाम भारत में राष्ट्रपति का आता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के संबंध में। द यूनियन एग्जीक्यूटिव संघीय कार्यपालिका, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के संदर्भ में। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में ये बात वर्णित है। हम सभी जानते हैं कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया और इसीलिए राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और वास्तविक कार्यकारी मंत्रिमंडल है। औपचारिक प्रधान होने के कारण राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं, बल्कि उसके पद को सत्ता और गरिमा से युक्त बनाया गया है। और भारत का राष्ट्रपति शक्तिशाली शासक होने की बजाय वो राज्य की एकता का प्रतीक माना जाता है और राष्ट्रपति की स्थिति वैधानिक अध्यक्ष की होती है और शासन में राष्ट्रपति का पद एक धुरी के समान है जो संकट के समय संवैधानिक यंत्र को संतुलित करने का काम करता है। और सही मायनों में राष्ट्रपति का पद गौरव, गरिमा और प्रतिष्ठा का है। राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति है और राष्ट्रपति संसदीय शासन व्यवस्था का प्रमुख भी है। भारत में डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारंभ से ही स्पष्ट कर दिया था कि संसदीय प्रणाली इसलिए अपनाई गई है क्योंकि यहाँ पर हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करना नहीं चाहते थे, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सरकार की दैनिक जिम्मेदारी नहीं होती है, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में संसद के प्रति उत्तरदायी रहकर प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था या मंत्रिपरिषदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की दैनिक जिम्मेदारी होती है। और संविधान निर्मात्री सभा में भी प्रारंभ में शासन के स्वरूप के संबंध में मतैक्य नहीं था, लेकिन लंबे वाद के बाद में मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया गया। और इसका एक कारण ये भी था कि भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था को अपनाते हुए अंग्रेजी सरकार ने उत्तरदायी सरकार की स्थापना, आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी थी और आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना के कारण संसदीय शासन व्यवस्था का थोड़ा बहुत अनुभव भारतीयों को रहा। इसलिए ये माना गया कि हम संसदीय शासन व्यवस्था का अनुभव कर चुके हैं, इसलिए हम इस परंपरा को तोड़कर नया प्रयोग करना नहीं चाहते और संविधान निर्माताओं को अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन व्यवस्था के बीच में संसदीय शासन व्यवस्था भारत के अधिक उपयुक्त नजर आई। और ये कहा गया कि भारतीय संविधान का निरालापन भी इसी बात में है कि संसदीय उत्तरदायित्व के ढांचे में एक गतिशील कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति वैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। लेकिन राष्ट्रपति का भी अपना एक प्रमुख व्यक्तित्व होता है, अपनी प्रमुख कार्य होता है और राष्ट्रपति चूंकि गरिमा और प्रतिष्ठा का केंद्र है, इसलिए राष्ट्रपति बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्यपालिका हो या व्यवस्थापिका हो, कोई भी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना पूर्ण नहीं माना जाता है। तो राष्ट्रपति एक तरह से संवैधानिक प्रधान है। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे होता है। सबसे पहले
राष्ट्रपति की योग्यता निर्धारित की जाती है और राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जैसे वो भारत का नागरिक हो, उसकी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और इसके साथ ही वो संघ सरकार या राज्य सरकारों या किसी भी स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो, यानी वो किसी शासकीय पद पर आसीन न हो। अगर वो शासकीय पद पर आसीन है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है और अगर वो लड़ना चाहता है तो उसे अपना पहले वह पद त्याग करना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और अन्य किसी मंत्री पद पर है तो वह त्यागपत्र देना उसके लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये पद लाभ के पद नहीं माने गए हैं। और संविधान में ये भी लिखा है कि राष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन के और न ही राज्य विधानमंडलों के सदस्य होंगे। अर्थात संसद सदस्य अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, ये राज्य विधानमंडलों के सदस्य अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं या उनको राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाता है तो उन्हें पहले अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। देश के इस सर्वोच्च पद के चुनाव के लिए कई बार अगंभीर प्रत्याशी चुनाव में खड़े हो जाते हैं। इसलिए 5 जून 1997 को 1997 को एक महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी किया गया और इस अध्यादेश के आधार पर राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को अब 2,500 रुपये की जगह 15,000 रुपये की जमानत राशि भरनी होती है और उसके नाम के जो आवेदक होते हैं उन आवेदकों और अनुमोदकों की संख्या 10-10 के बजाय 50-50 कर दी गई है, ताकि अगंभीर प्रत्याशी राष्ट्रपति पद का मखौल न उड़ाते हुए चुनाव में खड़े न हों और गंभीर प्रत्याशी ही चुनाव में खड़े हों। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है या उसको महाभियोग के कारण हटा दिया गया है और राष्ट्रपति का पद इसके कारण रिक्त हो जाए 5 वर्ष के पूर्व ही, तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है और वो नया राष्ट्रपति पुनः 5 वर्ष के लिए अपने पद पर आसीन रहता है। और अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह की अवधि में ही राष्ट्रपति के पद का पुनः राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है या पुनः राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता, चूँकि राष्ट्रपति का पद बहुत सम्मान और गौरव का है, उसको सरकारी भव्य निवास स्थान मिलता है जिसे राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, जो दिल्ली में स्थित है और वर्तमान समय में उसे 5 लाख रुपए सैलरी दी जाती है और इसके अतिरिक्त वो सभी वेतन के अतिरिक्त भत्ते और विशेषाधिकार उसे प्राप्त हैं जो समय समय पर संसद के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। राष्ट्रपति जितने कार्यकाल यानी जितने समय तक अपने पद पर रहता है उस दौरान उसके पद के वेतन और भत्ते कम नहीं किए जा सकते हैं और राष्ट्रपति को अपने पद से हटने के बाद में या उसका पद समाप्त हो जाने के बाद में उसे आजीवन पेंशन मिलती है जो सालाना 30 लाख रुपए होती है। राष्ट्रपति काल में और उसके बाद अवकाश ग्रहण करने पर भी उसे निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाती है और उसे निवास स्थान उपलब्ध करवाया जाता है जो भारत में जहाँ कहीं भी वो चाहे उसे वो उपलब्ध करवाया जाता है। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। अपने पद के कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन है, न्यायालय में उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और उसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही 2 माह का नोटिस देकर ही की जा सकती है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान भी है। संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत ये उपबंधित किया गया है कि संविधान का उल्लंघन करने पर या संविधान की धाराओं के विरुद्ध आचरण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा कार्य विमुक्त किया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। अभियोग लगाने के लिए अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। और इस प्रकार का संकल्प अगर प्रस्तावित किया जाता है तो प्रस्तावित करने के पूर्व 14 दिन के पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है। महाभियोग के प्रस्ताव को सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित किया जाना चाहिए। एक सदन के द्वारा 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होने पर दूसरे सदन में इसे विचारार्थ भेजा जाता है और दूसरा सदन का ये दायित्व है कि वो महाभियोग के कारणों की जांच करे और इस स्तर पर राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो या तो स्वयं उपस्थित हो और अपनी स्थिति को स्पष्ट करे और या फिर अपना प्रतिनिधि नियुक्त करे। यदि सदन 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।